हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मयूरक्षी नदी में नहाने गए 4 छात्र डूबे, सभी के शव बरामद। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मयूरक्षी नदी में स्नान करने गए 4 छात्र डूब गए। इनमें से सभी का शव बरामद कर लिया गया। पहले एक छात्र का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद अगल बगल से गोताखोर बुलाए गए। बाकी तीनों छात्रों की तलाशी की गई, जिसके बाद उनके शव बरामद किए गए। घटना स्थल से 4 मोबाइल और 4 लड़कों के कपड़े पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल दुमका शहर के रहने वाले ये 4 दोस्त कल शाम घर से निकले थे और घर नहीं पहुंचे। रात में परिवार वालों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इधर परिजनों को भी यह सारी जानकारी प्राप्त हुई तो वे नदी किनारे पहुंचे। शहर के बक्सी बांध इलाके के रहने वाले कृष्ण सिंह, जो स्थानीय जिला स्कूल में 12वीं का छात्र है, उसका शव बरामद किया गया था। अन्य जिन छात्रों के लापता होने की बात कही जा रही थी, उनके नाम आर्यन कुमार, कृष्ण और आर्यन, इनके शव भी बरामद कर लिए गए। दरअसल पिछले 2 महीनों से लगातार बारिश की वजह से मयूरक्षी नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। लगभग 20 फीट पानी नदी में बताई जा रही। इस वजह से अन्य छात्रों को निकालने में काफी परेशानी हुई। इस पूरे मामले पर जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार ने जानकारी दी कि चारों की शव बरामद कर ली है। मसान जोर से आई गोताखोरों की टीम ने काफी मेहनत किया। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया जा रहा। 1 सितंबर से शराब होगी महंगी, बिक्री निजी दुकानदारों के हवाले। 1 सितंबर से रांची सहित पूरे राज्य में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हाथों में चली जाएंगी। इसके साथ ही शराब और बियर की कीमतें भी बढ़ जाएगी। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिसके तहत सस्ती शराब और बियर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। 180 रुपये में मिलने वाली 650 ml बियर अब 20 रुपये महंगी मिलेगी। इसके साथ ही 1 सितंबर से शराब पर नया वेट भी लागू किया जाएगा, लेकिन चूंकि पुराना वेट 30 सितंबर तक लागू रहेगा, इसलिए दुकानदारों में इस बात को लेकर आज सामंजस्य है कि वे पुराना स्टॉक उठाए या नहीं। इस कारण से 1 सितंबर को खुदरा दुकानों में शराब की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई दुकानदारों ने कहा कि जब तक वेट से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं होता, वे नया स्टॉक नहीं उठाएंगे। रांची में सबसे ज़्यादा 150 खुदरा शराब दुकानों का आवंटन हुआ है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा के मुताबिक विभाग की ओर से सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जा रही है। जिन दुकानों को आवंटन मिला है, उन्होंने सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस फीस भी जमा कर दी है। विभाग 30 सितंबर से नई दुकानों का साइट वेरिफिकेशन शुरू करेगा। अरुण मिश्रा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर से रांची की सभी खुदरा शराब दुकानों में किसी भी हालत में बिक्री शुरू हो जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 सितंबर को इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिए जा सकते हैं फैसले। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक मंगलवार 2 सितंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन रांची स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में शिक्षा और भारी वर्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडों पर विचार कर आगामी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक को लेकर सरकारी महकमे में तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मिला राज्यपाल से सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग। झारखंड में सूर्या हांसदा पुलिसिया इनकाउंटर और नगड़ी में रैयत किसानों की उपजा जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से दोनों मामलों में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस मामले में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भली भांति अवगत होंगे कि झारखंड के गोड्डा जिले में 11 अगस्त 2025 को आदिवासी समाज के लोकप्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की कथित पुलिसिया मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। यह घटना हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में न्याय और मानव अधिकार का उल्लंघन है। 10 अगस्त को सूर्या हांसदा को पुलिस ने उनके रिश्तेदार के घर ग्राम नवाडी, ग्राम मोहनपुर, जिला देवघर से उठाया। 11 अगस्त को ललमटिया महागामा में पुलिस ने इनकाउंटर दिखाकर उनकी हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद ना तो मेडिकल परीक्षण कराया गया और न ही सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। सूर्या हांसदा गंभीर रूप से बीमार थे और वे हाल ही में
बेल्लोर से इलाज कर लौटे थे। सूर्या हांसदा 4 बार बोरियो विधानसभा क्षेत्र से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ चुके थे। वे ललमटिया स्थित चांद भैरव राजा राज विद्यालय संचालित कर सैकड़ों गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वे अवैध खनन, आदिवासी जमीन पर कब्जा, धार्मिक शोषण और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संघर्षरत थे। भाजपा ने अपने मांग पत्र में इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सूर्या हांसदा के परिजन और वकील को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, दोषी अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षककर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। नगरी रैयत किसानों की जमीन पर रिम्स 2 को लेकर भाजपा के ज्ञापन में कहा गया कि खेतिहार जमीन पर जबरन अस्पताल निर्माण आदिवासियों और किसानों के अस्तित्व पर हमला है। पार्टी ने सरकार पर CNT एक्ट और भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने मांग की कि रिम्स 2 के लिए गैर कृषि जमीन का चयन हो और किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे रद्द किए जाएं। रांची में 37 गाड़ियों पर कार्रवाई, 5,22,000 रुपये का जुर्माना वसूला। रांची जिला परिवहन विभाग ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान चलाया। लाल गुटवा और पांड्रा इलाके में हुई इस चेकिंग में 256 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 37 गाड़ियां नियम तोड़ती पाई गई। इसमें बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और ओवरलोडिंग जैसी गड़बड़ियां सामने आई। नियम तोड़ने वालों से कुल 5,22,750 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं गंभीर उल्लंघन करने वाली 6 गाड़ियों को जब्त कर पांड्रा OP में रखा गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार और मोटरयान निरीक्षक ने किया। अखिलेश कुमार ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। हर वाहन चालक को चाहिए कि वह सभी जरूरी कागजात अपने साथ रखे और ट्रैफिक नियमों का पालन करे। परिवहन विभाग का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलेंगे ताकि रांची की सड़कों को और सुरक्षित बनाया जा सके। कोडरमा में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, मरकच्चों से झुमरी तिलैया जा रहे 3 युवक घायल, एक की हालत नाजुक। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के पिपचो चौक के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। करीब 5 बजे मवेशी लदे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों में गुरपा निवासी 28 वर्षीय संजय भुइयां, 35 वर्षीय रामा अवतार भुइयां और पिपचो निवासी 35 वर्षीय सुरेश भुइयां शामिल है। तीनों मरकच्चों से झुमरी तिलैया जा रहे थे। राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को सदर अस्पताल ले जाया गया। संजय और रामावतार का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा। सुरेश की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने एक पिकअप वाहन को पकड़कर जयनगर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही। इससे यह पता चल सकेगा कि दुर्घटना पकड़े गए वाहन से हुई है या किसी अन्य पिकअप वैन से। झारखंड में अब कोचिंग संस्थानों की नहीं चलेगी मनमानी, विद्यार्थियों के हितों का रखना होगा ध्यान वरना 10 लाख तक का जुर्माना। झारखंड में कोचिंग संस्थानों की मनमानी से विद्यार्थी और अभिभावक की परेशानी की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। कोर्स कराने के बदले एडवांस में पैसे लेकर संचालकों का भाग जाना आम बात हो गई है। पूर्व में बताए गए फैकल्टी की जगह दूसरे टीचर से क्लास कराने से भी छात्र परेशान रहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब रिजल्ट निकलने पर तमाम कोचिंग संस्थान के होर्डिंग में एक ही छात्र की तस्वीर दिखती है। अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके दायरे में वैसे सभी संस्थान आएंगे जो भौतिक, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर 50 से ज़्यादा छात्रों को कोचिंग देते हैं। विद्यार्थियों के साथ साथ कोचिंग सेंटर में सेवारत टीचर और कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए हेमंत सरकार ने झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कराया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह कानून झारखंड में लागू हो जाएगा। कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर नियामक समिति का गठन होगा। जिला के उपायुक्त इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य स्तर पर झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनियम प्राधिकरण का गठन होगा। सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। अधिनियम लागू होने के 6 महीने के भीतर या सरकार की ओर से तय समय सीमा के भीतर कोचिंग संचालकों को वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। किसी कोचिंग संचालक के पास जिले के भीतर या बाहर जितने भी कैंपस होंगे उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रांची में सड़क हादसा, मां के साथ स्कूल जा रही थी मासूम बच्ची, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, दोनों की मौत।
राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक स्कूली बच्ची और उसकी मां को एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। मां और स्कूली बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर हंगामा कर रहे हैं। सूचना मिलने पर कांके थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। हेड क्वार्टर डीएसपी वन अमर कुमार पांडे ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के जोड़ा पुल के पास सड़क हादसे में मां और उसकी बेटी की मौत की सूचना मिली है। यह हादसा उस समय हुआ जब मां अपनी मासूम बेटी को लेकर स्कूल जा रही थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतकों में रिनपास की नर्स रश्मि कच्छप और उनकी बेटी शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मां रश्मि कच्छप रिनपास में नर्स थी। वह कांके के चूड़ी टोला में रहा करती थी, जबकि उनके पति अफ्रीका में कार्यरत है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक सीमेंट लदे ट्रक ने मां और बेटी को बेहद तेज रफ्तार में कुचल दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। मां अपनी बेटी को स्कूटी पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, पत्नी कल्पना सोरेन भी रही साथ। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:15 में हेलीकॉप्टर से घोड़ा बांधा स्थित कमफूटा मैदान में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे, जहां से वे सीधे श्राद्ध स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। श्राद्ध भोज के आयोजन के लिए घोड़ा बांधा में एक भव्य पंडाल तैयार किया गया था, जिसमें वीआईपी अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। मंत्री हफीजुल हसन को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रेफर किया गया। कल बिगड़ी थी तबीयत। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा। बता दें कि गुरुवार को उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया था और पल्स रेट भी सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया था। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने की सलाह दी। उनके साथ उनका बेटा, भाई और निजी सचिव भी दिल्ली रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले हफीजुल हसन की बाईपास सर्जरी हुई थी, जो सफल रही थी, लेकिन तबीयत में फिर से गिरावट आने के कारण उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे थे और उनकी सेहत की जानकारी ली थी। फिलहाल मंत्री हफीजुल हसन की स्थिति को लेकर अधिकारी और परिजन मेदांता अस्पताल में निगरानी बनाए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के सुझाव से बुरी तरह फंस रही पेशा नियमावली, विभाग भी नहीं दे रहे अपना मंतव्य। पेशा एक्ट के आलोक में बन रही नियमावली में एक साथ कई पेंच फंस गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के सुझाव से सरकार के हाथ पांव फूलने लगी है। के राजू ने पार्टी की ओर से दिए लिखित सुझाव में राज्य के प्रत्येक ग्राम सभा को प्रतिवर्ष 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान नियमावली में करने की बात कही। राज्य में 4,423 अधिसूचित ग्राम पंचायत और लगभग 32,622 राजस्व ग्राम है। इस लिहाज से राज्य में लगभग 20 से 22,000 ग्राम सभा सर्जित होने का अनुमान है। कांग्रेस के एक विधायक के मुताबिक 20 से 22,000 ग्राम सभाओं के लिए 2-2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया जाए तो ये राशि 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। मैया समान, बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी योजना जैसे अन्य योजनाओं को जारी रखते हुए इतनी बड़ी राशि का नियमित प्रावधान करना मुश्किल हो रहा। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में पेशा नियमावली गठन को लेकर दायर जनहित याचिका पर 9 सितंबर को अगली सुनवाई है। इस दिन हाईकोर्ट द्वारा कड़ा रुख अपनाए जाने की संभावना है, लेकिन नियमावली को अंतिम रूप देने में कई ऐसे विभाग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे। मसलन स्वास्थ्य, चिकित्सक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, पर्यटन, ग्रामीण विकास जैसे विभाग ने नियमावली पर अपना मंतव्य दे दिया, लेकिन खान व भूतत्व, उद्योग, कृषि, वन, पर्यावरण, उत्पाद, पेयजल एवं स्वच्छता, जल संसाधन, गृह कारा, महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग में फाइल ऊपर से नीचे हो रहा, जबकि पेशा कानून व इसकी नियमावली से प्रभावित होने वाले कुल 17 विभाग का उसमें सुझाव और मंतव्य को शामिल करना जरूरी है।
सड़क सुरक्षा और हादसों को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय गंभीर। जुलाई में कुल 280 लोगों की गई जान। झारखंड पुलिस मुख्यालय राज्य में सड़क हादसों को लेकर बेहद गंभीर है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा। शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े को सामने रखा। राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न हिस्सों में केवल जुलाई महीने में ही 280 लोगों की सड़क हादसे में मौत का शिकार हो गए। आंकड़े बेहद भयावह है। आईजी अभियान ने बताया कि जुलाई 2025 तक राज्य भर में 280 लोग सड़क हादसे की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़े के अनुसार जुलाई में सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी रांची में हुई है। रांची में जुलाई महीने में 39 लोग सड़क हादसों के शिकार हुए हैं, जबकि हजारीबाग में 28, सरायकेला में 26, दुमका में 21 और गिरिडीह में 19 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल हुए राज्यपाल सहित कई नेता, परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत राज्य के कई नेता, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल, नेताओं और अधिकारियों ने दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज का आयोजन जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास के कुछ दूरी पर फुटबॉल मैदान में किया गया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक संजीव सरदार, समीर मोहंती के अलावा कई नेता दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन, पुत्र सोमेश सोरेन, रोबिन सोरेन, रूपेश सोरेन और पुत्री रेणुका सोरेन से मिलकर ढाढ़स बंधाया। रांची नगर निगम की टीम ने आईटीआई बस स्टैंड का निरीक्षण किया। कायाकल्प की योजना। रांची नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को आईटीआई बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू और सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में बस स्टैंड के आसपास की सफाई, जल निकासी और यात्री की सुविधाओं पर खास जोर दिया गया। अधिकारियों ने जोनल सुपरवाइजर को निर्देश दिया कि नालियों की पूरी तरह से सफाई कराई जाए ताकि बारिश के समय पानी जमा ना हो। साथ ही गाड़ियों के खड़े होने से धूल और गंदगी फैलने की समस्या को भी दूर करने के आदेश दिए गए। नागरिकों की सुविधा के लिए पूरे इलाके में नियमित झाड़ू पोछा और सफाई की बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम ने संबंधित अधिकारी को जल्दी ही इन कामों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। निरीक्षण के समय जोनल सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। शराब घोटाला मामले में नवीन केडिया, विकास अग्रवाल समेत छत्तीसगढ़ के 6 लोगों को एसीबी का समन। झारखंड शराब घोटाला केस में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई जारी है। झारखंड एसीबी ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के 6 लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। एसीबी ने जिन लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है उसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अरविंद सिंह, नवीन केडिया, अरुणपति त्रिपाठी, भाटिया वाइन्स एवं कंपनी के मालिक भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, रायपुर के विकास अग्रवाल और बिलासपुर के राजेंद्र जायसवाल का नाम शामिल है। सभी लोगों को 1 और 2 सितंबर को एसीबी कार्यालय आकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। एसीबी को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने पिछले वर्ष ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। एसीबी ने इस मामले में 27 सितंबर 2024 को अपनी प्रारंभिक जांच शुरू की थी। शराब घोटाला केस में एसीबी ने जो पीई दर्ज की है उसकी संख्या 3/2024 है। प्रारंभिक जांच के दौरान एसीबी को शराब घोटाला से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिले थे, जिसके आधार पर एजेंसी ने विनय चौबे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। रांची में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का आगाज। 300 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिला कैश अवार्ड। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को खेलों के महाकुंभ जैसे छठा में रंगी दिखी। मोराबादी स्थित मारम गोंके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागीय मंत्री सुदीप कुमार, विभागीय सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व वर्तमान खिलाड़ी मौजूद रहे। इस आयोजन में फुटबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी,
बैडमिंटन, तैराकी और अन्य खेलों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। पूरे राज्य से आए खिलाड़ियों और कोचों ने इन विशेष दिन को ऐतिहासिक बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। महोत्सव के पहले दिन राज्य भर के खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। मंच पर कुछ खिलाड़ी और कोचों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया गया, जबकि खेल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड वितरित किए गए। इसके साथ ही विभाग ने 3 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया था। रातू रोड फ्लाईओवर बना ऑटो स्टैंड, जाम पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को चालू हुए महज 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ऑटो परिचालन को चिंताजनक बताया है। अदालत ने सड़कों पर जगह जगह ऑटो खड़ा कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालकों ने फ्लाईओवर क्षेत्र को अवैध रूप से ऑटो स्टैंड में बदल दिया है। यहां से मांडर, रातू पांड्रा, रवि स्टील और कमड़े जैसे इलाकों के लिए सवारियों को आराम से बैठाया जा रहा, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। स्थिति इतनी बदतर है कि SBI मुख्य शाखा से फ्लाईओवर रैंप तक का रास्ता तय करने में 4 पहिया वाहनों को 20 से 23 मिनट तक का समय लग रहा। महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार और JSSC से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि JSSC ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के लिए 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थी का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषय की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसमें सिर्फ महिलाओं के आवेदन दिया है। JSSC के अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थी परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने इससे पहले ना तो नियुक्ति नियमावली और न ही विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी। यह महिला कैडर के लिए ही नियुक्ति निकाली गई है। कोर्ट ने मामले में आयोग और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। झारखंड में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूले जा रहे 42,78,000 रुपये जुर्माना। झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विशेष रूप से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42,78,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य के 24 जिले में 2,56,683 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले 4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया रहा, जिसके हिसाब से एक दिन में 42,78,000 रुपये और 2 महीने में 25,66,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग और रांची में सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। रैयतों की जमीन वापसी के लिए गठित होगा विस्थापन आयोग, बनेगी नियमावली। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छाप ने विधानसभा के पटल पर गैर सरकारी संकल्प रखते हुए राज्य में विस्थापित रैयतों की जमीन वापस करने के लिए आयोग गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन की प्रकृति तक बदल दी जा रही। इसका जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने स्वीकार किया कि राज्य गठन के बाद भी लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले को लेकर गंभीर है। जल्द ही संवैधानिक क्षमता युक्त विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। इसे कैबिनेट से भी पारित किया गया। बहुत जल्द नियमावली गठित की जाएगी। वहीं विधायक राजेश कच्छाप ने कहा कि
बीआईटी के लिए अधिकृत जमीन पर संघर्ष हो रहा। सरकार जमीन की प्रकृति जांचने का प्रयास नहीं कर रही। बीआईटी की बाउंड्री के बाहर अतिरिक्त जमीन पर रैयतों को हल चलाने से रोका जा रहा। श्री बिरवा ने कहा कि बीआईटी की बाउंड्री के बाहर के मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। विधायक निर्मल महतो ने बोकारो के पेटरबार व कसमार में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। इस पर मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रखंडों में एक एक डिग्री कॉलेज खोलने पर विचार कर रही। मामला अंतिम चरण में है, इसके लिए नीतियों में परिवर्तन पर मंथन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि दुर्गम पहाड़ी स्थल पर आबादी के अनुपात में सरकार डिग्री कॉलेज खोलने पर निर्णय लेगी। झारखंड में आफत वाली बारिश से नहीं मिलती दिख रही राहत। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड वासियों के लिए बारिश अब आफत बन गई है। नदी नालों से लगे निचले इलाकों के लोगों का जीना दुभर हो गया है। कई बड़े अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। विधानसभा में ही यह बात आ गई कि अतिवृष्टि से सैकड़ों कच्चे मकान ढह चुके हैं। पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में दलहन की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है। मौसमी बीमारी से शायद ही कोई घर अछूता हो। लोग धूप खिलने की राह ताकते रहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अगस्त को मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगस्त महीने के अंतिम दिन पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 1 और 2 सितंबर को पूरे राज्य के लिए तेज हवा के झोंके और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों दिनों के दौरान मौसम खराब होने पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसान भाई खेत जाएं, पेड़ के नीचे ना रुकें। अफीम कारोबार से जुड़ा है कार से बरामद कैश। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। 20 अगस्त को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 46,19,000 रुपये बरामद किए थे। बरामद रुपए को लेकर पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दी, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इस कारोबार में कुछ स्थानीय जबकि कुछ बाहरी लोग शामिल हैं। इधर बरामद नकद को लेकर आयकर विभाग में भी कार्रवाई की गई। आयकर विभाग में पुलिस द्वारा जब्त रुपए को हैंडओवर लेते हुए सरकार के खाते में जमा करा दिया। कार से बरामद रुपए को लेकर आयकर विभाग और पुलिस अलग अलग जांच कर रही। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि बरामद रकम अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और पुलिस को अहम जानकारी भी मिली। वासेपुर के गैंगस्टर फाहिम खान की बिगड़ी तबीयत, एमजीएम अस्पताल में भर्ती। वासेपुर के गैंगस्टर फाहिम खान की तबीयत अचानक खराब होने के बाद शुक्रवार को उसे घाघीडीह केंद्रीय कारा से कड़ी सुरक्षा के बीच एमजीएम अस्पताल लाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजने का फैसला लिया। फाहिम खान के अस्पताल पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। गौरतलब है कि गैंगस्टर वाहिम खान फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में सजा काट रहा। अस्पताल में उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त 5 राजनीतिक दलों में से केवल एक ने आयोग के समक्ष रखा पक्ष, बाकी 4 गायब रहे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में 5 में से केवल एक दल ने ही अपना पक्ष रखा। बैठक में रांची स्थित झारखंड जनाधिकार पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और अपने दल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शपथ पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किए। अन्य 4 राजनीतिक दलों हजारीबाग का आपका हमारा पार्टी, गिरिडीह का बहुजन सदन मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम की झारखंड दिसोम पार्टी और रांची की हम किसान पार्टी में से किसी का भी प्रतिनिधि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में संबंधित दलों के अध्यक्ष महासचिव को शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजा गया था। उन्हें 22 अगस्त 2025 तक दस्तावेज भेजने और 29 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे सुनवाई में उपस्थित होने का अवसर दिया गया था। आयोग की ओर से यह सूचना न केवल पंजीकृत पत्राचार के पते पर भेजी गई थी, बल्कि समाचार पत्रों और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आम सूचना के रूप में प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद
4 दलों की ओर से कोई पहल नहीं की गई। गुमला में यूरिया नहीं मिलने के कारण किसान परेशान, टावर चौक किया जाम। गुमला जिले के किसान यूरिया न मिलने के कारण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यूरिया के कारण किसान लगातार इधर उधर भटकने को मजबूर है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को गुमला मुख्यालय स्थित टावर चौक को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे महिला पुरुष किसानों ने सरकार पर समय पर खाद उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। किसानों ने आशंका जताई कि यदि जल्द खाद्य उपलब्ध नहीं हुआ तो उनकी धान की फसल बर्बाद हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ स्थानों पर यदि खाद्य उपलब्ध है तो वह काफ़ी महंगे दामों पर मिल रहा है, जिससे उन्हें खरीदने में कठिनाई हो रही। टावर चौक जाम होने की सूचना मिलते ही जिला कृषि पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों का आक्रोश कम होता नहीं दिखा। दरअसल गुमला जिले के अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों यूरिया की सही ढंग से आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता देवकी देवी कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज हर कोई किसान द्वारा उपजाई गई फसल को अपने घर में बैठकर खाता है, लेकिन किसानों की चिंता कोई नहीं कर रहा, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।